देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में थे और उन्होंने सेक्टर 34 में प्रगतिशील भारत के नाम से एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में हजारों लोग मौजूद थे। बिना नाम लिए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, एक शेर उन्होंने सुनाया कि तमाम जुगनों ने शराब पी ली है और अब वो सूरज को गाली निकालने लगे हैं। यानी कि उनका इशारा बीते दिनों पटना में हुई विपक्ष की एकता रैली को लेकर था। इसके साथ उन्होंने तमाम और तरीके से भी पंजाब सरकार को भी घेरा, विपक्षी और चीजों को लेकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ की इस प्रगतिशील रैली में। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री अरुण सूद जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री नरेश जी बंसल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री अनिल जैन, श्री संजय टंडन हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर और श्री सत्यपाल जी जैन पूर्व सांसद, श्री चंद्रशेखर जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी, श्री रामवीर भाटी जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी, श्री अनूप गुप्ता जी यहां के महापौर और श्री सतेंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, श्री जतेंद्र नरोत्रा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, श्री मनीष भसीन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, श्री नरेश कुमार पांचाल, श्री राजेंद्र शर्मा, श्री रविंद्र पठानिया, श्रीमती सुनीता धवन, श्री विजय राणा, श्री कृष्ण कुमार, श्री अमजद चौधरी, श्री दीदार सिंह और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद इस चंडीगढ़ में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं प्रचंड गर्मी है, उमस है, लगभग 1.5-2 घंटे से आप सब यहां पर बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आपकी आस्था है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आपका विश्वास है, मैं मानता हूं उसी ने आपको प्रेरित किया है कि चाहे जितने भी मुसीबत आ जाए, हम इस स्थान को छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं पर अपनी सार्वजनिक सभा को सफल बनाएंगे। इसलिए एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। चंडीगढ़, जैसा अरुण सूद जी ने बताया कि आज के 1 या 1.5 महीने पहले मैं यहां पर आया था। यहां पर मैं आया था तो यहां पर एयरफोर्स के एक हेरिटेज सेंटर को लोकार्पण करने के लिए आया था। जहां तक चंडीगढ़ का प्रश्न है, बहनों भाइयों, मैं इस सच्चाई को अच्छी तरह जानता हूं कि चंडीगढ़ एक तरफ आध्यात्मिक और प्राचीन जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो यही इसी चंडीगढ़ में देश विदेश की कंपनियां भी आकर यहां काम करती हैं। यह आधुनिकता, प्राचीनता और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम यदि किसी को देखना हो तो वह चंडीगढ़ की धरती पर जाकर देख सकता है। चंडीगढ़ का नाम भी पड़ा है तो आराध्य देवी चंडी के नाम पर ही पड़ा है। चंडी और चामुंडा यह दोनों दुर्गा के ही एक रूप हैं और इसी चंडी देवी के नाम पर ही चंडीगढ़ का नाम पड़ा है। आप सभी जानते हो, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था चंडी दी वार, और चंडी दी वार को मैं मानता हूं एक और वीरतापूर्ण यह रचना है जिसमें कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत ही भक्तिपूर्ण तरीके से देवी की स्तुति की है। आज उस चंडीगढ़ में हमें यहां पर आप सबके सामने मौजूद होने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मुझे यह भी जानकारी दी गई कि यह चंडीगढ़ 1952 में पहले अंबाला जिले का भाग हुआ करता था, उससे यह अलग होकर यह चंडीगढ़ बना है। जैसा बतलाया अरुण सूद जी ने, मैं यहां पर कुछ ही महीनों पहले मैं यहां पर आया था, लेकिन चंडीगढ़ के इतिहास से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मैं मानता हूं कि यह चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यह पंजाब का ट्राई जंक्शन है और यह पूरा का पूरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि भारत की फौजों में सबसे जब बड़ा योगदान देने का कोई क्षेत्र काम करता है तो आपके इस क्षेत्र के लोग फौजों में भर्ती होते हैं।
और अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत माता का मस्तक सदैव उन्होंने ऊंचा रखा है। इतिहास के हर नाजुक मोड़ पर मैं जानता हूं इस धरती ने देश की हिफाजत की है। देश को नया बराबर एक हौसला देने का काम यदि किसी ने किया है, चंडीगढ़ की धरती, पंजाब की धरती, हरियाणा की धरती नहीं किया है। जब देश में अज्ञानता का अंधेरा था तो उस समय भी गुरु नानक जी ने अपने ज्ञान का संदेश देकर लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने का काम किया था। बहनों भाइयों, यह अद्भुत धरती है। भूखमरी का संकट भी जब इस देश में पैदा हुआ है तो यहां के किसानों ने अपने जिस्म का पसीना बहाकर और एक नई इबारत लिखने का काम किया है। एक यह ऐसी धरती है। जब देश का विभाजन हुआ तो मैं कभी कभी सोचता हूं, यहां पर गुरुद्वारा करतार साहब, वहां पर जो कि केवल यहां से बामुश्किल पंजाब से 4-5 किलोमीटर दूर है, यदि शायद आजादी हासिल करने की कांग्रेस के लोगों के अंदर जल्दबाजी न होती तो उसी समय गुरुद्वारा करतार साहिब आज यह भारत का उसी समय हिस्सा बन गया होता। लेकिन इस दर्द को यदि पहली बार किसी ने समझा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। बहनों भाइयों, आज यह करतारपुर साहिब यह हमारे साथ अब जुड़ चुका है। आज यदि हम सब यहां पर मौजूद हैं तो हमारे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 9 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ है। 9 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, मैं जानता हूं कि हमसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहूंगा। आज के कुछ वर्षों पहले यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, दुनिया के मंचों पर भी जाकर कुछ बोलता था, तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए उस गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर जाकर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत दुनिया में बढ़ी है। और इस प्रकार से भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। मैं वह दिन भी आपको याद दिलाना चाहता हूं जब हमारे प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो कहा था हमारे प्रधानमंत्री ने, मेरे बहनों भाइयों, उसे करके उन्होंने दिखा दिया। देश का मस्तक झुका नहीं है। और इस घोषणा को मोदी जी ने अपने रहते चरितार्थ किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं उरी की घटना, पुलवामा की घटना। उसके बाद ऐसा लगा कि एक लोगों के अंदर से हताशा की स्थिति पैदा हो गई। बहनों भाइयों, उस समय मैं गृह मंत्री था। मोदी जी ने हम 2-3-4 लोगों को बुलाया, 10 मिनट पे ही नहीं लगे, फैसला कर लिया। और उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने इस पार से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत के अंदर वह ताकत है कि जरूरत पड़ी तो भारत इस पार भी मार सकता है और आवश्यक हुआ तो उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है, यह करके हम लोगों ने दिखाया है। बहनों भाइयों, अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत अब यह ताकतवर भारत हो गया है। G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, आपने देखा शायद दुनिया के किसी भी देश में G20 का शिखर सम्मेलन इस तरीके से नहीं किया गया होगा जैसा कि भारत में हुआ। और हम भारतवासियों का सौभाग्य है कि G20 की अध्यक्षता करने का अवसर यदि किसी को प्राप्त हुआ, बहनों भाइयों, तो हमारे और आपके देश भारत को यह प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, इससे बड़े गर्व की बात हम सबके लिए क्या हो सकती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, एक बात मैं 2 टूक शब्दों में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा और मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, यहां जो बुद्धिजीवी बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें। हमने जब जो कहा है उसको करके दिखाया है। हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए। चुनावी घोषणा पत्र में हमने जो जो वादे किए, अक्षरशः अपने वादों को हमने पूरा किया है। जो हम कहते हैं हम वह करते हैं। हमने वादा किया था
कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, उस धारा 370 को हम समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। चुटकी बजाकर बहनों भाइयों संसद में बहुमत मिलते ही हमने पारित करके दिखाया है। हमने यह भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। यह हम बार बार अपने घोषणा पत्रों में लिखते थे। लोग यह कहते थे कि अब बार बार राम मंदिर की बात यह भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, इनका राम मंदिर बनेगा कब? 1984 से बराबर हम अपने घोषणा पत्र में यह वादा करते चले आए थे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी के बाद आप भी जाकर वो भव्य राम के मंदिर में जाकर वहां रामलला का दर्शन कर सकते हैं। जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। जो हम कहते हैं वह करके दिखाते हैं। आजाद भारत के इतिहास में राजनेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लोगों की यह धारणा बन गई, यह नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। भारत की राजनीति में जो यह विश्वास का संकट पैदा हुआ था, मेरे बहनों भाइयों, यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने इसे हिंदुस्तान में भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया, तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती को स्वीकार किया। यह हमारा चरित्र है। हम कहते थे कि हमारी सरकार बनाइए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी, कोई उंगली उठाकर कह दे कि मोदी जी आपकी सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। कांग्रेस की भी हुकूमत आपने देखी है, लगातार 2014 के पहले 10 वर्षों तक सरकार रही है। उनके मंत्रियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, यहां तक कि उनके कुछ मंत्रियों को जेल की भी हवा खानी पड़ी थी। लेकिन बहनों भाइयों, आज तक कोई मां का लाल उंगली उठाकर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हुआ। यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई प्रभावी कदम भी हम लोगों ने उठाए। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि हमारी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में जो भी कदम उठाए जा सकते थे, हम लोगों ने वह उठाने की कोशिश की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। मैं उनकी नीयत पर मैं संदेह नहीं करना चाहता। बहनों भाइयों, मैं भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, लेकिन मैं इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री की मैं कभी आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री वह व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह संस्था है। इसलिए सभी का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा था, ईमानदारी से कहा था, कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यदि मैं ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं तो बामुश्किल नीचे 15 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता। लेकिन बहनों भाइयों, यहां उन्होंने मजबूरी जाहिर की थी, वहीं पर आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब सत्ता में आए, मुझे याद है उस समय मैं भी गृह मंत्री था, अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। अधिकारियों की बैठक में वह कह रहे थे कि हर नागरिक का जनधन खाता खुलना चाहिए, बैंकों में अकाउंट खुलना चाहिए। मैंने मोदी जी से पूछा कि मोदी जी यह क्यों आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, क्या यह संभव हो पाएगा? तो उन्होंने कहा, राजनाथ जी आप इसका करिश्मा देखिएगा, बाद में देखिएगा। और बहनों भाइयों, आज उसका मैं करिश्मा प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देखा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अथवा जो भी योजनाएं, महिलाओं के लिए जो योजनाएं, नौजवानों के लिए जो योजनाएं, बहनों भाइयों, यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में होता है। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता।
और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल भाषण देकर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है। यदि भ्रष्टाचार पर हमको लगाम लगाना है बहनों भाइयों, तो सिस्टम में, व्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और वह व्यवस्था में परिवर्तन लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज यही कारण है, आर्थिक दृष्टि से भी सारी दुनिया मानती है कि भारत अब मजबूत होता जा रहा है, भारत ताकतवर होता जा रहा है। यहां पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको मालूम होगा, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक आर्थिक संस्था है, मॉर्गन स्टैनले। मॉर्गन स्टैनले उस संस्था ने यह कहा है, 2013 में जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, उस समय उन्होंने कहा था कि फ्रेजाइल फाइव का मतलब यह होता है कि जो टूट जाए, जो बिखर जाए, ऐसे कुछ देशों की उन्होंने का नाम लिया था। और उन देशों के नाम में, जिन देशों का नाम था, टर्की था, ब्राजील था, साउथ अफ्रीका था, इंडोनेशिया था, और टूट जाने, बिखर जाने वाले देशों में नाम हमारे भारत का भी था। जानते हैं, उसी मॉर्गन स्टैनले की फर्म ने कहा है ये कि भारत अब फ्रेजाइल 5 में नहीं रहा है, भारत अब आर्थिक दृष्टि से भी यह ताकतवर भारत बन रहा है। और जो हमारा भारत 2014 के पहले अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की साइज के मामले में दुनिया में 10वें 11वें स्थान पर था, 9 वर्षों के अंदर वह जंप लेकर बहनों भाइयों आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और वही मॉर्गन स्टैनले की फर्म ने यह कहा है, वही मॉर्गन स्टैनले की फर्म ने यह कहा है कि वह दिन दूर नहीं है कि भारत 2027 आते आते दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज में, टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा हो जाए। यह हमारे देश के प्रति धारणा बनी है। कोरोना का संकट आपने देखा होगा। मैं जानता हूं, यहां के और पंजाब के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत में यहां जो लोग बैठे हैं, कोई शायद नहीं बचा होगा जिसको कि वैक्सीन की 2 डोज न लगी हो। कोई नहीं बचा होगा। कोई बचा हो तो मैं कहूंगा हाथ उठाइए, हो सकता है मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। 3 डोज लगी है, वो कह रहे 3 लगी है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिका जैसे देश में भी सबको 2 डोज नहीं लगी है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं लगी है, जर्मनी में भी नहीं लगी है। 2 डोज सभी नागरिकों को वैक्सीन की कोरोना के दौरान लगी है, तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत में लगी है बहनों भाइयों, और किसी को नहीं लगी। हम तो वैक्सीन बनाते भी नहीं थे, वैक्सीन बनता भी नहीं था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का यह करिश्मा था बहनों भाइयों। उन्होंने हमारे देश के वैज्ञानिकों का मनोबल ऊंचा किया, कहा आप कुछ भी कर सकते हो, आप आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकते हो। हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बुलंद हुआ और उन्होंने अपने देश में वैक्सीन तैयार करना प्रारंभ किया। भारत में वैक्सीन तैयार हुई है बहनों भाइयों, भारतवासियों को भी हमने वैक्सीन की डोज दी है और दुनिया के 120 देशों को भी वैक्सीन मुहैया कराने का काम दुनिया का इकलौता किसी देश ने किया है तो भारत ने किया है। करिश्माई काम सचमुच हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस सच्चाई को नकार नहीं सकता कोई। ठीक है, पीठ पीछे चाहे कोई भी आलोचना कर ले, आलोचना तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भी हुई है बहनों भाइयों। आलोचना करने वालों को कोई रोक नहीं सकता। जहां तक रक्षा का क्षेत्र है, यहां मैं रक्षा मंत्री हूं। आप लोग जानना चाहते हैं कि रक्षा मंत्रालय में कौन सा ऐसा करिश्मा हुआ है। पहले चाहे तोप हो, टैंक हो, गोले हो, मिसाइल हो, हर चीज हम दुनिया के दूसरों की तरफ आंख उठाकर देखते थे, हाथ फैलाते थे, वहां से आते थे। मैं यह नहीं कहता हूं हर चीज हम बनाने लगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर यानी सबसे बड़े आयातक हम थे,
लेकिन आज हमारा भारत दुनिया के टॉप 25 देशों में एक एक्सपोर्टर के रूप में खड़ा हो गया है रक्षा के क्षेत्र में। बहनों भाइयों, यह हैसियत हमारे भारत की बनी है, यह करिश्मा भारत में हुआ है। अब हम दुनिया के दूसरे देशों को भी हथियार मुहैया करा रहे हैं, गोले मुहैया करा रहे हैं। हम यहां से ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर भी हम दुनिया देशों को मुहैया करा रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत बनी है, यह भारत की ताकत बनी है। भारत लगातार मजबूत हो रहा है, लगातार भारत तरक्की कर रहा है। और अभी आपने देखा, अमेरिका के दौरे पर हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, वहां भी कमाल किया है। अमेरिका में जीई कंपनी, यह बड़ी मानी जानी कंपनी है जो कि इंजन बनाने का काम करती है, जो फाइटर प्लेन में लगते हैं। वहां से जाकर अमेरिका से दोस्ती करके यह फैसला करा लिया कि अब जीई इंजन भारत में भी बनना चाहिए। अमेरिका भी तैयार हो गया कि हम 80% टेक्नोलॉजी हम आपको ट्रांसफर करेंगे। और यह 100% हो जाए, 100% टेक्नोलॉजी भारत में आ जाए। इस दृष्टि से भी हमने कई कदम उठाए हैं और इसके लिए उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि आप आगे बढ़िए। हमारे वैज्ञानिक आपके देश के वैज्ञानिकों के साथ बैठकर यह रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, ताकि आपको 100% टेक्नोलॉजी, 100% तकनीक आपको ट्रांसफर की हो जाए। यह हैसियत भारत की बनी है। भारत तो पहले कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसी स्थिति यहां पर पैदा होगी। हर मामले में सचमुच भारत ने करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि योजनाओं की दृष्टि से देखिए। अब जैसे स्वास्थ्य मनुष्य के जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत होती है। जिंदगी इंसान कहता है जिंदगी में सब कुछ मिल जाए, वह सुख की प्राप्ति नहीं होगी यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। पैसे के अभाव में हमारे बहुत सारे गरीब दम तोड़ देते हैं, लेकिन अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही यह फैसला किया, आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी हमारे प्रधानमंत्री ने, और 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, बीमा पक्का कर दिया। यानी 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज होगा बहनों भाइयों। ऐसी योजना दुनिया के किसी देश में नहीं। मैं अपने विरोध पक्ष के लोगों को से भी कहना चाहता हूं, हमारी यदि कोई बात गलत हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसको खंडित कर दीजिएगा। हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करते हैं बहनों भाइयों। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और आज उस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 4.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। भारतवासियों के स्वास्थ्य की चिंता हम लोगों ने किस हद तक की है। पहले जहां बजट स्वास्थ्य का केवल 89,000 करोड़ हुआ करता था, अब वह बढ़कर 2023 में मेरे बहनों भाइयों लगभग 1.25 गुना, 1.5 गुना वह बजट बढ़ गया है। ऐसी स्थिति पैदा हुई है हमारे देश में। जन औषधि केंद्र लगभग 9,300 ऐसे केंद्र खुले हैं। आप जाइए, पहले आपको दुकानों पर जो दवा महंगी मिलती रही होगी, 75%, 80% सस्ती दवा आपको वहां पर मिलेगी। कई ऐसे काम किए हैं। लगभग 390 नए विश्वविद्यालय खोल दिए, IIT कई खोल दिए, 7 नए IITs खोल दिए, IIM यह भी खोल दिए। एम्स हमारे देश में 22 अब हो गए। न केवल दिल्ली की तरफ पहले लोग देखा करते थे। यह स्थिति हम लोगों ने पैदा की है। हर दृष्टि से मेरे बहनों भाइयों, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी का जो प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिला है, यह प्यार सदैव बने रहना चाहिए। मैं यह आप सबसे अपील करना चाहता हूं। अभी हमारे अनिल जैन जी चर्चा कर रहे थे, भारत की ताकत का आपको एहसास दिला रहे थे। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन दोनों का युद्ध चल रहा है। लगातार बमबाजी हो रही है, मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, बम गोले छोड़े जा रहे हैं। सारी दुनिया इस युद्ध को लेकर चिंतित है। लेकिन जिस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ, तो यूक्रेन में हमारे लगभग हजारों बच्चे भारत के रहने वाले वहां पढ़ते हैं।
उनके गार्जियन, उनके मां बाप जो यहां रहते थे, सबने प्रधानमंत्री से मांग की कि प्रधानमंत्री चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चों को यूक्रेन से उठाकर आप भारत ले आइए। हमें अपने बच्चे की जिंदगी प्यारी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। यह उनके मां बाप ने कहा। दुनिया के अन्य देशों के लोगों ने भी अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से कहा, कोई उस काम को नहीं कर पाया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया और बहनों भाइयों, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात की, और इतना ही नहीं, सबसे ताकतवर देश जो माना जाता है अमेरिका, उस अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन से भी बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 27,000 बच्चे हमारे यूक्रेन से भारत आ गए। यह भारत है, यह भारत की ताकत बनी है, यह भारत की ताकत बनी है। क्या आपको यह बात छोटी लगती है? जब हमारा प्रधानमंत्री यदि दुनिया के किसी देश में जाता है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बास कहकर पुकारता है, बास कहकर पुकारता है। सबसे ताकतवर देश अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि आप तो इतने ग्लोबली, माने वैश्विक स्तर पर इतने पॉपुलर हैं कि आपका ऑटोग्राफ लेने की लोगों की इच्छा होती है। इतना ही नहीं, पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर का पैर छूते हैं। बहनों भाइयों, मैं यह समझता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रति सम्मान नहीं है, बल्कि हम समस्त भारतवासियों के प्रति वह सम्मान व्यक्त करते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री को कोई बास कहता है, कोई पैर छूता है। यह मैं मानता हूं कि वह अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। यह हमारे लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ऐसे कई ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने में प्रस्तुत कर सकता हूं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा मेरे बहनों भाइयों कि जहां तक चंडीगढ़ का प्रश्न है, पंजाब का प्रश्न है, पंजाब यह सब हमारी टॉप प्रायोरिटीज में, लेकिन पंजाब हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या यदि कभी वहां गड़बड़ होती है तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों को इस बात की चिंता होती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जब वहां के मुख्यमंत्री थे तो मैं भारत का गृह मंत्री था। मैं जानता हूं कई बार ऐसी समस्याएं आती थी, तो उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का हमको बराबर सहयोग प्राप्त होता था और काफी हद तक कानून और व्यवस्था के हालात को संभालने में हम सबको मदद मिलती थी। आज हालात बदल गए हैं। आज जो सरकार है पंजाब में, उस सरकार के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कैसी स्थिति है, आज वहां की क्या स्थिति है। और मैं मानता हूं कि जिस राज्य की अथवा जिस देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, वह न तो राज्य प्रगति कर सकता है और न तो वह देश प्रगति कर सकता है। और मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, मैं जाता हूं बॉर्डर पर, अपने जवानों से मैं मिलता हूं, और पंजाब और पंजाबियत से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। मेरे बहनों भाई, पंजाब और पंजाबियत से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। और मैं देखता हूं जब देश की हिफाजत का प्रश्न आता है तो हमारे पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग सारे भेदभावों को भुलाकर, सारे शिकवे शिकायत भुलाकर एक साथ खड़े हो जाते हैं और भारत माता की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। यह कुवत देखिए। लेकिन सबसे इस सरकार से भी मैं अपेक्षा करता हूं, कानून और व्यवस्था के हालात को संभालने के लिए आपके द्वारा पहल की जानी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं यह सरकार इस काम को नहीं कर पाती है। जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार है। हम लोग केवल ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज जब मैं यहां पर खड़ा हूं तो सचमुच मुझे प्रकाश सिंह बादल जी की याद आती है। आप यह कहेंगे कि प्रकाश सिंह बादल जी की पार्टी तो आपसे अलग हो चुकी है। आपको क्यों आती है उनकी याद? लंबे समय से बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है बहनों भाई। किंचित कारणों से वो हमारे एनडीए में भी अब उनकी पार्टी नहीं है। प्रकाश सिंह बादल साहब तो नहीं रहे, बेहद मुझे पीड़ा हुई थी। लेकिन जो इस धरती पर आया है उसे जाना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। मैं अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं
हम एनडीए में जिन लोगों को लाते हैं उनका भरपूर सम्मान करते हैं। क्या कारण था कि वो हमको छोड़कर चले गए, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कह सकता हूं, लेकिन हमारे एनडीए में जो रहता है, यदि हमको छोड़कर भी चला जाता है, भले ही वो हमसे दूरी बना ले, लेकिन हम दिल से कभी दूर नहीं होते हैं बहनों भाइयों। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह, ये हमारा चिन्ह है। और आज आपने देखा कि कांग्रेस और सारी राजनीतिक पार्टियों ने 23 तारीख को पटना में एक मीटिंग की है सारे नेताओं ने। 17 या 19 राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने मीटिंग की है, इसलिए देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। मोदी जी लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। आइए सारे भेदभावों को भुलाकर आप लोग इकट्ठे हो जाइए। और 23 जून को, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 25 जून 1975 की, जब इस देश में इमरजेंसी की घोषणा इसी कांग्रेस की सरकार ने किया था बहनों भाई। अच्छा रहा होता कि 23 जून के बजाय वो 25 जून कल ही है, कल यदि अपनी वह बैठक कर लेते तो कम से कम इमरजेंसी की बरसी भी मना लेते। वह मोदी जी को हटाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं। अरे हटाना है तो आप अकेले लड़ना हो लड़के देख लीजिए, मिलकर लड़ना हो तो लड़के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता का विश्वास प्राप्त है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कहना, जिस कांग्रेस ने लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात किया, वह कांग्रेस कहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, यदि मोदी जी लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं, तो आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव कैसे जीत गए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि लोकतंत्र यहां समाप्त हो गया है तो कर्नाटक में आप चुनाव कैसे जीत गए? यदि मोदी जी लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में आप चुनाव कैसे जीत गए? यदि मोदी जी लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं तो राजस्थान में आप चुनाव कैसे जीत गए? बहनों भाइयों, नेता हो अथवा राजनीतिक पार्टी, उसके कलेजे में वह कुवत होनी चाहिए कि जनता में की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति की जानी चाहिए। बहनों भाइयों, ऐसे नेता होना चाहिए और ऐसी पार्टियां होनी चाहिए। एक नौजवान